जय हिंद मेरे सभी प्यारे बच्चों। आज हम लोग मैथमेटिक्स के ना विभाज्यता नियम को देखेंगे। तो सबसे पहले नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर। और उसी के साथ नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल है, नया जुनून है हम लोगों को। और पुलिस की वैकेंसी जो कि नई नई आई है, इसमें नई वर्दी मिलेगी, तो उसी के साथ लग जाते हैं, ठीक है ना। नए सीधे से एकदम बिल्कुल जोश में लगते हैं। आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे विभाज्यता नियम। विभाज्यता नियम मतलब क्या होता है कि किसी संख्या के विभाजित होने का नियम पढ़ेंगे। मतलब कौन संख्या किससे कटेगी, इसका हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे ताकि सेकंडों में आंसर बताएं, सेकंडों में कि कोई संख्या है और किस प्रकार, मतलब कि एकदम तत्काल कट जाए बिना उसको हल किए। जैसे अगर मान लीजिए हमें कोई खूब बड़ी सी संख्या दे दिया और उसको हम भाग देने लगे, तो जब भाग देने लगेंगे ना तब तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग जाएगी। तो इस टाइम को बैलेंस करना ही तो है एग्जाम में, क्योंकि हमारे जो कंपटीशंस हैं, जो एग्जाम है, उसमें इतनी टाइम थोड़ी मिलेगी कि हम पूरा विधिवत भाग दे के करें। इसलिए ना सवाल को सेकेंडों में करने के लिए हम लोग भाग देने के नियम को समझेंगे, ठीक है। विभाज्यता नियम को समझेंगे। जैसे कोई संख्या है, अगर लास्ट का अंक सम है या फिर 0 है तो 2 से कटेगा। सभी अंकों का योग 3 है, 3 मतलब सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो 3 से कटेगा। इसी तरह ना सारी संख्याओं के लिए नियम बनाए गए हैं। तो आज हम लोग उन नियमों को समझेंगे। और उन नियमों को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ चीजें समझते हैं। जैसे कुछ नाम यूज होते हैं गणित में। जैसे पहला नाम यूज होता है योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक क्या होते हैं, ठीक है ना। जैसे पूछ देना कि बताइए, अक्सर ना ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि किसी संख्या का योगात्मक तत्समक बताइए, ठीक है। तो जब योगात्मक तत्समक हम बताएंगे, तो जैसे कह दिया ना कि कोई हमारी संख्या ए है, यो का योगात्मक तत्समक क्या है, तो तत्सम। तत्सम का मतलब हो जाएगा ना, तत् संस्कृत शब्द है, याद रखिए। तत् मतलब वैसा, सम मतलब समान। जो इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें कि जो ये संख्या है उसका मान समान ही मिले, बिल्कुल ऐसा ही मिले, तो इसका योगात्मक तत्समक क्या होता है, 0। तो किसी भी संख्या का योगात्मक तत्समक यदि कभी भी पूछा जाए तो क्या होता है, 0। सवाल ऐसे दे देगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन योगात्मक तत्समक है, तो वहां पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। दूसरा सवाल पूछा जाता है ना बिल्कुल यहीं से कि किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम, तो तत्समक का मतलब होता है ना कि बिल्कुल सेम मान मिले, और प्रतिलोम का मतलब होता है ना कि बिल्कुल उल्टा मान मिले। मतलब यदि हमारी संख्या देखें ना, हमारी संख्या जैसे ए है, ठीक है ना, तो ए है ना, तो इसका मान क्या मिले, प्रतिलोम। प्रतिलोम करने का मतलब है कि 0 मिले। तो 0 कब मिलेगा, जब हम इसमें योगात्मक मतलब होता है जोड़ने पर, योग करने पर। तत्समक मतलब होता है कि उसी के समान मिले। किसी संख्या में कोई चीज क्या जोड़ें कि उसी के समान मान मिले, तो 0। योगात्मक मतलब कि योग करने पर। प्रतिलोम मतलब कि उल्टा या 0 मिले, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 0 मिलेगा, तो -a। मतलब एक संख्या का ना माइनस संख्या, जैसे यहाँ a संख्या थी तो इसका ऋणात्मक मान इसका योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। ये भी सवाल पूछे गए, ठीक है। योगात्मक तत्समक और योगात्मक प्रतिलोम दोनों समझ में आए। योगात्मक तत्समक करने का मतलब है ना कि ऐसी संख्या जोड़े कि संख्या का ही मान प्राप्त हो, मतलब 0। और योगात्मक प्रतिलोम करने का मतलब है ना कि ऐसी संख्या जोड़े जिसमें हमें क्या मान प्राप्त हो, शून्य मान प्राप्त हो, 0 मान प्राप्त हो, तो होता है माइनस से। अगला देखेंगे ना, तो हमारा अगला होता है गुणात्मक तत्समक। अब गुणात्मक तत्समक का मान समझते हैं। गुणात्मक तत्समक मतलब होता है ना कि ऐसी कौन सी संख्या हम गुणा कर दें, गुणा करना है। तत्समक मतलब ए में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि मान हमें ए ही मिले, तो गुणात्मक तत्समक मतलब हो जाएगा कि हम ए में कौन सी संख्या गुणा करेंगे, तो 1। किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक 1 होता है, योगात्मक तत्समक 0 होता है। अगला यदि हम देखें ना, तो अगला जो पूछा जाता है वो होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, तो पूछा जाएगा कि बताइए संख्या हमारी ए है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम करने का मतलब है ना कि गुणे 1/a बराबर 1, मतलब एक ऐसा मान जिससे हमें 1 प्राप्त हो जाए, ठीक है ना।
तो योगात्मक तत्समक का मतलब समझिएगा ना कि वही मान मिले। मतलब क्या होगा कि योग ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि वही मान आ जाए, तो जीरो। योगात्मक तत्समक क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होगा कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि जीरो मान हो जाए, प्रतिलोम यानी उल्टा हो जाए, तो हो जाएगा हमारा -1। योगात्मक या गुणात्मक तत्समक बोलेगा तो ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि मान संख्या ही रहे, बदले नहीं, तो वो होगा हमारा 1। और गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है ना कि ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दे कि प्रतिलोम प्राप्त हो जाए, मतलब 1 प्राप्त हो जाए। तो इसमें हम गुणा कर देंगे 1/a से, दोनों कट जाएंगे, मान 1 हो गया। ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होता है। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसी संख्या का व्युत्क्रम होता है। गुणात्मक तत्समक 1 होता है, योगात्मक प्रतिलोम माइनस उसी संख्या का माइनस होता है, योगात्मक तत्समक 0 होता है। ये भी सवाल पूछे गए, बताइए ऐसे पूछा जाता है ना कि 15 का योगात्मक तत्समक क्या है, तो हमारा क्या आंसर बन जाएगा, 0। 16 का वो भी 0। योगात्मक तत्समक मतलब समान। बोलेगा कि गुणात्मक तत्समक क्या है, तो बोलेंगे 1। अगर वही पूछ दिया ना कि 15 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, प्रतिलोम पूछ दिया, तो बोलेंगे कि -15 है। ठीक है ना, योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है अगर 15 का, तो बोलेंगे -15 है। ठीक है, तो ये चारों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। अब आइए चलते हैं विभाज्यता नियम पे। ठीक है ना, अब विभाज्यता नियम को शुरू करते हैं। तो अगर आप लिखना चाहें तो इनको लिख लीजिए, फिर विभाज्यता नियम शुरू करते हैं। ठीक है, अब मिटाते हैं इन्हें और चलते हैं विभाज्यता नियम पे। देखिए विभाज्यता नियम क्या होता है। विभाज्यता का मतलब होता है ना भाग या कटने का नियम, विभाजित होने का नियम। अब कोई भी संख्या विभाजित कैसे होती है, किस नियम से होती है, इसी चीज को हमें देखना है। तो अब देखिए विभाज्यता नियम हम देखते हैं। ठीक है ना, तो अब विभाज्यता नियम को शुरू करते हैं। ठीक है ना, और देखिए मैं ना यहाँ पे लिखवाते टाइम समझाऊंगा बोर्ड पे, लेकिन बोर्ड पे मैं परिभाषाओं को लिखूंगा नहीं। तो आप क्या करिएगा ना, जो मैं परिभाषा बोलूंगा, वीडियो अगर पॉज करके और परिभाषा को कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा मैं पूरी बोलूंगा लेकिन बोर्ड पे केवल समझाने, जितना समझाना होगा ना उतना ही लिखूंगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं विभाज्यता नियम। सबसे पहले देखते हैं कि 1 से विभाज्यता या 1 से विभाजन। ठीक है, तो 1 जो है ना सभी संख्याओं को विभाजित करता है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, 1 से कटेगी। ठीक है, सबका मालिक 1 है। तो अब यहाँ पे ऐसे समझिएगा ना कि 1 सभी संख्याओं को काट देता है। 1 जो है हमारा वो सभी संख्याओं को काट देता है। तो इसके लिए सिंपल सा नियम होता है ना कि 1 सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगा। ठीक, 1 क्या करेगा, 1 सभी को विभाजित करेगा। 1 सभी को विभाजित करते हैं। अब अगर हम 2 से विभाजन देखते हैं कि 2 से विभाज्यता नियम क्या है, तो 2 के लिए नियम है। 2 के लिए नियम है ना, यदि किसी संख्या का, जैसे बहुत बड़ी संख्या लिख दी जाए 5 3 4 2 8 1 3 7 2, इतनी बड़ी संख्या लिख दी जाए, बोला जाए कि बताइए क्या ये 2 से विभाजन है, विभाज्य है या नहीं। तो अगर आपको ये चेक करना हो ना कि ये 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप अगर मान लीजिए नियम नहीं लगाते हैं, उस तरह देखते हैं नॉर्मली, तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, फिर 2 से बनाएंगे और भाग देंगे। इसमें ना ये बहुत लंबा जाएगा, इतना लंबा जाएगा ना कि आपको कुछ नहीं तो लगभग 1 मिनट के लगभग समय लग जाएगा। तो 1 मिनट समय मायने रखता है एग्जाम में। इसका हम लोग सेकेंडों में आंसर देंगे। सेकेंडों में आंसर करने का मतलब ये है ना कि यदि अंतिम अंक सम है या फिर 0 है, यदि अंतिम अंक सम संख्या हो या 0 हो, तो ये 2 से कटेंगे। बस इतना ही हमें चेक ही करना है कि यदि अंतिम अंक सम है ना या फिर 0 है तो 2 से कटेगा। और दूसरा नियम समझते हैं, दूसरा आसान नियम, इससे भी आसान नियम एक है, ये है ना कि 2 का तो पहाड़ा सभी को आता होगा। तो 2 के पहाड़े में यदि हम देखें क्या होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, तो 10 डबल संख्या हो जा रही है, उसका हम केवल 0 ले लेते हैं।
ठीक है ना, सिंगल सिंगल। अब देखो जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आया हो, बस इतना ही देखना है कि लास्ट वाला अंक, ये वाला अंक यदि 2, 4, 6, 8, 0 इसमें से कोई भी हो ना, तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 2 से कटेगी, ये गारंटी है, ये कटेगी, चाहे आप जैसे भी काट के देख लीजिए। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 0 यदि लास्ट में है अंक, आखिरी अंक है, तो संख्या 2 से विभाज्य होती है। या इसको बोल देते हैं कि लास्ट का अंक सम हो या शून्य हो तो हमारी संख्या क्या होती है, विभाज्य होती है। अब आगे 3 से विभाज्यता देखते हैं। 3 से विभाजन, 3 से जो विभाज्यता नियम हमारी कहती है ना, तो 3 से विभाजन नियम क्या है? 3 से विभाजन ये नियम ये कहता है ना कि यदि सभी अंकों का योग कर दें, सभी अंकों का योग करें और जो भी मान प्राप्त हो जाए, जैसे ना अब हमें इसी संख्या पे चेक करना है कि क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12 और 2, 14, 14, 8, 22, 22, 1, 23, 23, 3, 26, 26 और 7, 33 और 33, 2, 35। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक और लिखा गया है, कोई एक संख्या और है, एक है, तो 35, 1, 36। क्या 36 3 से कटता है? तो हाँ, 36 3 से कटेगा, और जब 36 3 से कटेगा ना, तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है ना कि यदि संख्याओं के अंकों का योग, सब संख्या में जितने भी अंक हैं, क्योंकि संख्याएं अंकों से मिलकर बनी होती है, तो अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो नियम जब लिखिएगा तो लिखिएगा ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाज्य है, वह पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब 3 से विभाजन हो गया ना। अब देखो अगर हम ऐसे जोड़ते जाए ना, तो जोड़ने में बहुत टाइम लग रही है, तो इसमें हम ट्रिक फॉलो करते हैं। ट्रिक फॉलो ये करते हैं ना, तो जैसे देखिए 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 3 से कटेगा, हटा देते हैं, 7 3 10, या फिर यहाँ पे जो 3 है ना इसको भी हटा देते हैं, देखो ये 3 है इसको भी हटा देते हैं, जोड़ते ही नहीं है। ऐसी संख्याएं जो 3 से कटने वाली है उनको जोड़ेंगे ही नहीं। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 से 3 से कटेगा, इन दोनों को हटा दीजिए। 8 2 10, 10 1 11, 11 क्या, 11 और 7, ये अगर हम जोड़ें तो 11 7 18 हो जाएगा, मतलब ये और ये कितना हो गया, 18, 18 भी 3 से कट रहा है, हटा देते हैं। मतलब जब ऐसी संख्याएं मिल जाए ना कि जिनमें सब कटने वाले पेयर्स मिल जाए, हम पेयर बनाए और पेयर जो हमारा पूरा का पूरा बना वो कटने वाली संख्याओं का पेयर बना, और वो कट के हट गया ना, और लास्ट में हमें क्या मिला, 0। जब हमने पेयर बनाया सभी का 3 से कटने वाली संख्याओं का, मतलब 3 कट रहा था हटा दिया, 3 यहाँ पे कट रहा था हटा दिया, 2 1 3 कट रहा हटा दिया, इनको हमने सबको जोड़ा 18 हुआ, ये 3 से कट रहे थे हटा दिया, 5 4 9 हुआ, हटा दिया। मतलब ये अगर पेयर से 3 से कट रहे हैं, पूरी की पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी, जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं होती है, केवल देखते जाइए ना, हमने जोड़ा और संख्या 3 से कट रही है उनको हटाइए। आगे देखते हैं, 3 से विभाजन का नियम हो गया ना कि अंकों के योग यदि 3 से कट रहे हैं तो संख्या भी कटेगी। अब 4 से विभाजन देखते हैं। 4 से विभाजन, 4 से विभाजन का मतलब ये होता है ना कि आप देखियो ना, 2 4 और 8, 2 4 और 8, 8 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद 64 आएगा। इन सबों के लिए ना जो नियम है ना लगभग समान होते हैं। तो किस तरह समान होते हैं उन्हें हम देखते हैं। 2 में हम क्या कर रहे थे, अंत का एक अंक देख रहे थे, जैसे अब इनको हटाते हैं तो देखिए 2 में हम क्या कर रहे थे, अंतिम का एक अंक देख रहे थे। जब अंतिम एक अंक देख रहे थे ना, तो ये 2 से हम विभाज्यता चेक किए। 2 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम लोगों ने अंत का एक अंक केवल देखा। कोई संख्या लिखते हैं फिर से, 5 3 2 1 4 8 5 2। ठीक, हमने लास्ट का एक अंक देखा था 2 के लिए, 2 के लिए एक अंक अंतिम, ठीक है, अंतिम एक अंक। 4 के लिए करेंगे ना, तो 4 को हम अगर लिखे ना तो 2 गुणे 2, 2 कई बार आया है, 2 बार आया है, 2 बार। तो जब 2 हमारा 2 बार आया है ना, तो यहां पर हम अंतिम 2 अंक देखेंगे।
4 के लिए हम क्या देखेंगे, अंतिम 2 अंक, क्योंकि 2 2 बार आया। 8 में देखें ना तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4। 8 में हमारा 2 कितने बार आया है, 3 बार आया है, तो 8 के लिए ना हम 3 अंक देखेंगे। 16 के लिए 16 में 4 बार आएगा 4 अंक, 32 के लिए 5 बार आएगा 5 अंक, 64 के लिए 6 बार आएगा 6 अंक। और यदि लास्ट के ये अंक, जैसे 4 को हम देखें तो 2 बार 2 आया 2, मतलब 2 अंक यदि 4 से कट रहे हैं ना तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। विभाजन का नियम, 4 से विभाज्यता नियम सिर्फ इतना है ना कि यदि लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 के लिए केवल 1 होता है, 4 के लिए 2 होता है, 8 के लिए 3 होता है, 16 के लिए 4 होता है, 32 के लिए 5 होता है। तो अब समझिए लास्ट का यदि 2 अंक 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी कटेगी। 8 के लिए होता है कि लास्ट का 3 अंक यदि 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी कटेगी। 16 के लिए होता है अंत का 4 अंक यदि कट रहा है तो पूरी संख्या भी कटेगी। तो 4 से विभाज्यता नियम मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसी संख्या जिसके अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, दशमलव में नहीं जाते हैं, ठीक है ना, अंतिम 2 अंक पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ऐसी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होता है, पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब 5 के लिए नियम देखते हैं, ठीक है ना। 5 से विभाजन, ये बहुत आसान होता है। 5 से विभाजन, 5 से विभाजन नियम सिर्फ इतना है ना कि यदि अंत का अंक 0 और 5 हो, अंतिम अंक क्या हो, 0 और 5 हो, तो यदि 0 हुआ ना या 5 हुआ तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब यदि हमने कोई संख्या लिखा ना कि 5 3 6 8 0, दूसरी संख्या लिखा हमने कि 6 3 8 5, यदि अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो यह पूरी की पूरी संख्या जो हमारी 5 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। नियम बहुत आसान है। 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता मतलब अंतिम अंक यदि 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब 6 से विभाजन, 6 से विभाजन अगर हम देखें मतलब यदि लास्ट का, यदि ऐसे समझो ना, 6 को यदि हम क्रॉस तोड़े, गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 2 गुणे 3। 6 के लिए सिंपल सा रूल, 6 के लिए यदि हम कर रहे हैं तो आ क्या रहा है कि 2 गुणे 3, और 2 गुणे 3 करने का मतलब यह है ना कि इसका एक गुणनखंड 2 और एक गुणनखंड 3 है। मतलब यदि कोई संख्या, यदि संख्या 2 किससे किससे कट जाए, 2 और 3 से कट जाए, यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो ये संख्या जो होगी ना वो 6 से पूर्णतया कटेगी। कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो तो यह संख्या ना पूर्णतया हमारी 6 से विभाज्य होती है। अब देखो ना इन सबको हम यूज कहाँ करते हैं, कैसे, कभी मान लो ना कि सवाल दे दिया इतना गुणे, कोई भी हमें संख्या दे दिया, बोल दिया ना कि अब देखो ना 5 की विभाज्यता नियम हम कहाँ यूज करेंगे सवाल में जनरली, 2 1 3 5 7 5, गुणे का दिया कि 2 2 5, इसका गुणा कीजिए। और हमारे पास टाइम एग्जाम में बहुत कम है, मान लेते हैं कि 10 सेकंड केवल बचा हुआ है, और हमने ऑप्शन में देखा ना कि केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसके अंत में 5 है, तुरंत उस ऑप्शन को ट्रिक मारेंगे, वही हमारा सही आंसर बन जाएगा। अगर उन्होंने सवाल में सही आंसर दिया है तो फिर वही आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 गुणे 5 करेंगे ना तो आंसर 5 ही आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा, और इकाई का अंक 5 आएगा ना तो आगे आगे चाहे कोई भी आए। यदि हमने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में केवल हमें एक ऑप्शन ऐसा मिला जिसमें 5 आया हुआ है तो फिर वो कटेगा। हमने विभाज्यता चेक किया, मतलब इनसे 5 से विभाज्यता चेक किया, और अगर ये 5 से कट रहे हैं ना तो फिर ये सही हो जाएंगे। यही चीज़ें ना, ये सारी ट्रिक्स हैं, इनको मैं आगे एग्जाम आगे ना अपने जो भी पढ़ाऊंगा चैप्टर्स उनमें यूज करूंगा, इसीलिए इन सबको ना खूब बेस से समझा रहा हूँ ताकि आप समझते रहें ये सब कैसे कैसे होते हैं। अब ऐसे देखिएगा, हमारा अगर इतना बड़ा गुणनखंड है, गुणा करना है, अगर हम गुणा करें तो कम से कम 1 मिनट का टाइम चाहिए, और उतना टाइम हमारे पास यदि ना हो तो हम क्या करेंगे ना, सिंपल सा देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंत में 5 है, और यदि अंत में 5 है तो तुरंत उसे ट्रिक करेंगे, वही हमारा आंसर बन जाएगा। 6 के लिए विभाज्य, 6 के लिए देखेंगे कैसी कौन सी संख्या है जो 2 और 3 से विभाज्य है।
और जो 2 और 3 दोनों से कटेगी ना, वो 6 से तो पक्का कटेगी। ठीक है, अब आगे समझते हैं ना। अब जैसे कभी कभी सवाल दे देता है कि बताइए कि यह कोई संख्या है, कोई भी कर दे कि 5 3 2 यक्स वाई, ऐसा ही सवाल देगा, कठिन बनाएगा, बीजगणित के अंकों को देगा और बोलेगा ना कि बताइए निम्नलिखित में से किससे विभाज्य नहीं है। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन दे दिया उसने 5 और चौथा ऑप्शन दे दिया 6। बोला कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर 5 होगा, क्योंकि यदि वो 6 से विभाज्य है मतलब 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। 2 और 3 से विभाज्य, क्योंकि ये वाला आंसर तो बन नहीं सकता, अगर ये आंसर बनेगा तो ये भी आंसर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, 5 बनेगा। मतलब ऐसी संख्या होगी, ये 5 ही इसका आंसर हो सकता है कि जो कि इसको नहीं काट पाएगा, क्योंकि ये दोनों अगर काट, इनमें से अगर कोई भी काट रहा है तो इनकी भी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है ना, और अगर ये काट रहे हैं तो ये दोनों तो नेचुरली प्राकृतिक है। इनका रूल है कि यदि 6 विभाज्य है, 6 के विभाजन होने का नियम है कि 2 और 3 से कट रहे हो। जिस संख्या को 2 और 3 काट देंगे उसे 6 भी काटेगा। कोई ऐसी संख्या अगर हम देखें जिसको क्या हो रहा है कि 2 और 3 दोनों काट रहे हैं तो उसे 6 भी काटेगा। अब आगे जो समझते हैं ना, आगे वाला थोड़ा सा हमारा आसान कर सकते हैं कि उसको आसान शब्दों में मैं बताऊंगा, 7 से विभाज्यता। ठीक है, और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये जो नियम बताया ना 6 वाला, ये 12 के लिए भी अप्लाई होता है। 12 से विभाजन नियम भी इसी प्रकार से वर्क करता है। तो यही 12 से विभाजन नियम समझ लेते हैं। इसको तोड़ेंगे तो 3 गुणे 4 का फैक्टर आता है। तो 3 गुणे 4 मतलब ना कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो वो 12 से भी कटेगी। ठीक है, ऐसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से कट रही हो वो 12 से भी कटेगी। 6 के लिए क्या है, 2 और 3, 12 के लिए 3 और 4। अब हम देखेंगे 7 से विभाजन, 7 से विभाजन। और 7 से विभाजन करने का मतलब ये हो जाता है ना कि ऐसी संख्या, कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे 3 4 3, इसको संख्याओं के माध्यम से समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक, संख्याओं को पहले समझ लेते हैं फिर परिभाषा आपको बोलूंगा। तो इकाई के अंक का हम कर देंगे 2 गुना, तो 3 का 2 गुना करेंगे 6। इकाई का अंक, ये इकाई होता है, ये दहाई, ये हमारा सैकड़ा है, इसके बाद 1000, 10,000, लाख। तो अब इकाई के अंक का क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं और शेष बची संख्या में से घटा देते हैं। इकाई का अंक का 2 गुना यानी 6, शेष बची संख्या 34 में से घटा देंगे और कितना आएगा, 28 आएगा, 28 आएगा। और 28 7 से विभाज्य मतलब ये पूरी संख्या 7 से कटेगी। तो इसके लिए रूल ये होता है ना कि हम संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष बची संख्या से घटा देते हैं और घटाने के बाद प्राप्त मान यदि 7 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 7 से कटेगी। ठीक है ना, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंक को 2 गुना करके शेष बची संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य होती है, 7 से कट जाती है, वह पूरी की पूरी संख्या 7 से कटेगी। ठीक है ना, और ऐसा नहीं कि एक ही बार करते हैं, इसको हम लोग रिपीट भी कर देते हैं। अब 7 के लिए हम क्या करते हैं, इकाई के अंक को 2 गुना करते हैं, लेकिन जब बात 13 से विभाजन की आएगी ना, 13 से विभाजन, तो इसमें हम 4 गुना करते हैं इकाई के अंक को। 13 से विभाजन का मतलब हो जाएगा ना कि इसमें हम क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे, 4 गुना करके शेष बची संख्या से घटाएंगे इकाई के अंक, और उसके बाद जो होगा वो कट गया तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। हम 7 में 2 गुना, 13 में 4 गुना, 17 में 5 गुना करते हैं। 17 के लिए 17 में 5 गुना करते हैं। ठीक है ना, तो देखो 7 में हम क्या गुना कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं, 13 में 4 गुना कर रहे हैं, 17 में 5 गुना कर रहे हैं, किसको, इकाई के अंक को। क्यों, शेष बची संख्या में से घटाने के लिए। और उसके बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है यदि वो कटने वाली है तो फिर वो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं 8 से विभाजन। 8 से विभाजिता नियम कहता है ना कि ऐसी संख्याएं जिनके आखिरी 3 अंक 8 से विभाज्य है, 8 से कट रहे हैं, वो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी।
क्लियर है? तो अब देखिए ना, अगर ये लास्ट का हम आखिरी 3 अंक देखें किसी भी संख्या का, यदि इसे कट रहा हो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, ये 8 5 2 भाग दिया हमने, ठीक है, और भाग देंगे तो 8 एकम 8 उतारा 5, 2 नहीं जा रहा है, 0 बढ़ा देंगे, ठीक। अब 2 कितने टाइम्स ले जाएं इसको, 6 बार, 6 से इस पर नहीं कटाइए। तो जब नहीं कटाना मतलब यह है कि ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिनके आखिरी 3 अंक 8 से कट जाते हैं वो पूरी संख्या 8 से कटेगी। आखिरी 3 अंक 8 से नहीं कट रहे हैं तो पूरी संख्या भी 8 से नहीं कटेगी, ठीक है ना। अब 9 से विभाजन नियम देखते हैं। 8 हो गया हमारा, हम 9 का देखते हैं, 9 से विभाजन नियम। तो 9 का विभाजन नियम ये कहता है ना कि हम अंकों का योग कर दे, जैसे 3 में कर रहे थे। 3 से विभाजन नियम में भी हम यही करते हैं कि सभी अंकों का योग कर देते हैं, और यदि अंकों का योगफल जो प्राप्त होगा वो अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाती है। उसी तरह 9 में भी है। 9 में हम क्या करते हैं कि हम संख्याओं के अंकों का योग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आ गई, ठीक है, ये बोला जा रहा है कि बताइए रे ये 9 से विभाज्य है कि नहीं। अगर हम इसमें क्या कर दें, अंकों का योग कर दें, और अंकों के योग से जो संख्या प्राप्त होगी, तो यहां देखें तो कितना प्राप्त होगा हमारा, 9 और 8 1 2 7, तो प्राप्त होगा 27। अब 27 9 से विभाज्य मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो है ना 9 से कट जाएगी। तो अब इनको ज़्यादा लेंदी ना बनाते हुए एग्जाम में हमें इसको पूरा जोड़ेंगे थोड़ी, हम देखेंगे कि 9 जो संख्या है वो 9 से कट रहा है, इनको हटा देते हैं। 8 और 1 9 से कट रहा है, हटा देते हैं। 2 और 7 9 से कट रहा है, हटा देते हैं। मतलब कुछ नहीं बचा, 0 बचा, फिर ये विभाज्य है, पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक है ना। जैसे 3 में हमने बताया था उसी तरह इसमें भी करते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये वाली विधि डेवलप हो जाती है। या फिर जनरल वाले में समझेंगे कि अंकों का योग कर दें, सभी अंकों का योग कर दें, और यदि ये अंकों का योग से जो भी संख्या प्राप्त होगी, ये संख्या 9 से कट गई ये, तो फिर पूरी की पूरी जो संख्या है ना वो 9 से विभाज्य होगी। क्लियर है? अब 10 से विभाजन देखते हैं। 10 से विभाजन, और 10 से विभाजन करने का मतलब ये है ना कि जो हमारा 10 से विभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है ना, इनको मिटाते रहते हैं। तो ऐसे समझिए जिनके अंकों के लास्ट में 0 हो वो 10 से कटेंगी। सिंपल सा नियम। ऐसी संख्या जिनके अंकों के अंतिम अंक 0 हो, या ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 हो, वो 10 से विभाज्य होती है, ठीक है। और 10 से विभाज्य होगी ना तो चाहे जो भी ले लेते हैं, जैसे ले लिया हमने 100 10, ये सब देखो लास्ट में क्या है, 0 है। लास्ट में अगर 0 है तो ये फिर हमारी 10 से विभाज्य होती है, ठीक है। तो जिस अंक के अंतिम में 0 होता है वो संख्याएं क्या होती हैं, 10 से विभाज्य होती हैं। अब 11 से विभाज्यता नियम चेक करते हैं। 11 से विभाज्यता नियम, ठीक है ना, 11 से विभाजन, ठीक है। और 11 से विभाजन का कहने का मतलब ये होता है ना कि ऐसी संख्या, अब इसमें देखेंगे सम स्थान और विषम स्थान। सम स्थान कहने का मतलब है ना कि जैसे जो अंक प्रारंभ से लिए जाए, जैसे हम कोई संख्या पहले लिखते हैं 1 3 3 1, हमने एक संख्या लिखा और इसके अंकों को हम देखते हैं तो देखो ये वाला अंक है, फिर यहाँ है, तो पहला हो गया, तीसरा हो गया, इन दोनों का योग कर देते हैं और इन दोनों का योग कर देते हैं। और यदि ये संख्याएं बराबर हो जाएं, सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग बराबर विषम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग बराबर विषम स्थानों का योग। अब ऐसे समझिए कि सम स्थान यानी 2 4, यानी कितना हो गया, तो देखो 3 है और 1 है, यानी हो जाएगा 1 + 3 बराबर विषम स्थान यानी 2 और 1, तो इसका कितना हो जाएगा 3 + 1, यानी हो क्या गया 4 बराबर 4। यदि इन दोनों अंकों का योगफल सेम हो जाए ना तो फिर हमारे जो संख्याएं होती हैं
या जो भी संख्या दी जाएगी ना वो 11 से पूर्णतः विभाज्य होती है। मतलब 11 से विभाजन नियम चेक करने का मतलब है ना कि आप क्या करेंगे कि इसको बार यहाँ पे दोनों अंकों का सम स्थानों का अलग, विषम स्थानों का अंकों का अलग, या फिर ऐसे समझो ना कि एक संख्या छोड़ करके योग करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, इनको योग किया, फिर आगे वाले करेंगे, फिर एक संख्या छोड़ के आगे वाले के, और नीचे से अलग कर लेंगे और देखेंगे यदि सबकी वैल्यू सेम हो जाए तो ये संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। 12 के लिए हमने बताया था कि जो संख्याएं 4 और 3 दोनों से विभाज्य होती हैं वो 12 से कटेंगी। 13 के लिए हमने बताया आप लोगों को कि इकाई के अंक को हम 4 गुना कर देंगे और उसके बाद शेष बची संख्या से घटा देंगे। इसे इकाई के अंक को 4 गुना करेंगे तो इकाई के अंक को कितना गुना करना है, 4, शेष बची संख्या से घटा देना है और घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या है यदि वो 13 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। ठीक है, तो अब इन सब चीजों को अब आगे देखते हैं। हम अगर और थोड़े से चीज देखें, जैसे 15 के लिए देखें तो लास्ट में हमें 5 देखना होता है, 5 या 0। ठीक, 17 के लिए भी मैंने बताया। एक बार फिर से सबको रिवाइज कराता हूं, सुनिए। एक ऐसी संख्या है जिससे सभी कटेंगे। 2 के लिए अंतिम अगर अंक 0 अथवा सम हो। 3 के लिए अंकों का योग यदि पूर्णतः कट रहा है तो संख्या भी कटेगी। 4 के लिए संख्या क्या लास्ट 2 अंक, अंतिम 2 अंक यदि कट रहा है तो 4 से कटेगा। अंतिम में 0 या 5 है तो फिर 5 से भी कटेगा। अंतिम में या फिर ऐसे समझो ना कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है वो 6 से कटेगी। आखिरी अंक के 2 गुना करके शेष बची संख्या से घटा देंगे और जो प्राप्त संख्या होगी यदि वो 7 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से कटेगी। 8 के लिए आखिरी 3 अंक यदि 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। 9 के लिए अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। 10 के लिए आखिरी अंक यदि 0 है तो फिर संख्या भी 10 से कटेगी। 11 के लिए हम सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग करेंगे, यदि मान बराबर हो गए तो कटेगी। 12 के लिए यदि संख्या को हम तोड़े, संख्या के गुणनफल या संख्या 3 और 4 से विभाज्य है तो 12 से भी कटेगी। 13 के लिए यदि संख्या हम क्या करते हैं, संख्या का आखिरी अंक का 4 गुना करके शेष बची संख्या से घटा दें और उसके बाद ये संख्या क्या हो रही है, जो बची हुई संख्या यदि 13 से कटे तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी। ठीक है ना। तो अब चलिए, ये तो रहा विभाजन नियम और नया साल भी है तो नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और नए साल में ना गोल तैयार किए जाते हैं तो हम लोग भी गोल तैयार करेंगे कि जी जान से लग करके किसी भी तरह, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, रात दिन एक क्यों न करना पड़े, लेकिन वर्दी ले करके रहेंगे। ठीक है, मैं पूरी तरह से मेहनत में लगा हुआ हूँ, आप भी साथ दीजिए। और कमेंट में अगर आप चैनल पे नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो कमेंट में जय हिंद लिख करके जरूर भेज दें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें भी पता चलते रहे। ठीक है, और नया साल है तो नए साल को भी अच्छे से मनाएंगे, साथ ही साथ नए साल में ये हम जुनून भी रखेंगे कि हम वर्दी ले लें। ठीक है, तो नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में।